हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्नों का संग्रह लेकर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अमृतसर, 2 तलवंडी, 3 नांदेड़, 4 ननकाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तलवंडी। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो देख लेते हैं एक बार। मुख्य बिंदु क्या है कि सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके पुत्रों का नाम श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद था। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला है। नसीहतनामा उनकी प्रमुख मुख्य रचना है। आगे प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन 2 सूरदास, ऑप्शन 3 नंददास, ऑप्शन 4 कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। अब इनके बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं कि सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक एवं मुख्य कवि हैं। इनके मुख्य जो कथन हैं वो शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल ने क्या कहा है सूरदास को कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य नहीं, ये सूर है, सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों में वह कोना कोना झांक आए थे। ये किसने कहा? शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? 1 सूरसागर, 2 साहित्य लहरी, 3 सूर सारावली, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्य लहरी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 साहित्य लहरी। अब इसके मुख्य बिंदु हैं, एक बार वे देख लेते हैं। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं दृष्टिकूट पद? कितने पाए जाते हैं साहित्य लहरी में? 118। इसी में और मुख्य तथ्य हैं, इस ग्रंथ में सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय देते हुए अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया है तथा पूर्वजों में चंद बरदाई का उल्लेख किया है। इनकी कोई भी पूर्ण हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती। इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। मतलब उन्होंने कहा है कि मेरा मूल नाम, साहित्य लहरी में उन्होंने बताया है कि मेरा मूल नाम क्या था? सूरज चंद्र। और उन्होंने सूरदास ने अपने आप को क्या बताया है? चंद बरदाई का वंशज। लेकिन इनका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 4, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? 1 उषा प्रियमवदा, 2 धर्मवीर भारती, 3 राही मासूम रजा, 4 मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी। इनके इस प्रश्न से जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं? मुख्य बिंदु, कुरु कुरु स्वाहा 1980 में लिखा गया मनोहर श्याम जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है।
इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है। मनोहर श्याम जोशी मूलतः किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 1 8, 2 10, 3 12 और 4 ऑप्शन है 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 सर्ग हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? कामायनी 1535 ईस्वी में 15 सर्गों में लिखा गया, जिसमें मुख्य रस शांत, निर्वेद, मूरख, छंद, ताटक और समरसतावाद, आनंदवाद प्रमुख हैं। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मतलब कामायनी में 15 सर्ग हैं, 1935 ईस्वी में लिखा गया है और इनके इस ग्रंथ में जो मुख्य रस हैं जिसका प्रयोग हुआ है शांत, मूरख, छंद और ताटक तथा समरसतावाद, आनंदवाद का प्रमुख है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसे क्या बताया है? उपनिषद, छायावाद का उपनिषद बताया है। प्रश्न नंबर 6 कि नाटक में नारी के पुनर्लगन मतलब पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है। पुनर्लगन का अर्थ पुनर्विवाह। अब इसमें पहला है स्कंदगुप्त, 2 ध्रुव स्वामिनी, 3 अजातशत्रु और 4 चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का मुख्य बिंदु क्या है कि यह नाटक 1933 ईस्वी में लिखा गया और यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया और 2 बार लिखा गया है। इसमें देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यह नाटक लिखा गया। प्रश्न नंबर 7 राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? 1 सुरेंद्र शर्मा, 2 श्रीलाल शुक्ल, 3 नरेश मेहता, 4 निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास जो है वो 1968 ईस्वी में लिखा गया। इसमें भारतीय राजनीति की आंचलिकता पर व्यंग्य है। इसमें लखनऊ के एक गांव शिवपालगंज की जिंदगी का चित्रण किया गया है। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें किस गांव का चित्रण हुआ है। तो इसमें शिवपालगंज नामक गांव का चित्रण हुआ है। तो प्रश्न नंबर 8 सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? 1 नई कविता, 2 समकालीन कविता, 3 अकविता और 4 नवगीत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समकालीन कविता। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 9 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन 1 उपन्यास, ऑप्शन 2 नाटक, ऑप्शन 3 आत्मकथा, ऑप्शन 4 काव्य संकलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नाटक। इसके मुख्य बिंदु हैं 8वां सर्ग 1976 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, यानी कि यह 1976 ईस्वी में लिखा गया। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 10 मैला आंचल के लेखक हैं? 1 फणीश्वरनाथ रेणु, 2 नागार्जुन, 3 अंचल, 4 मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वरनाथ रेणु। इसका मुख्य बिंदु है मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया। यह एक आंचलिक उपन्यास है
और इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन हुआ है। मतलब पूर्णिया जिला है और उसमें मेरी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।